जो इतना बड़ा और ताकतवर गुप्त साम्राज्य था, उसके खत्म होने के बाद भारत का आखिर हुआ क्या? अक्सर इस दौर के बारे में कहा जाता है कि ये एक उलझा हुआ, एक अंधकार युग था। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में वो एक डार्क एज था? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये जो दौर था, ये असल में कितनी जबरदस्त उथल-पुथल और बड़े बदलावों का समय था। तो हम बात कर रहे हैं करीब 600 से 1200 ईस्वी के बीच के, समझिए पूरे 600 सालों की। इन 600 सालों में सिर्फ एक पुराने साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने आने वाले मध्यकालीन भारत की नींव रखी और यहाँ के पॉलिटिकल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गुप्तों के जाने से जो एक पावर वैक्यूम बना वो कैसा था। फिर मिलेंगे उस आखिरी महान राजा से जिसने सबको एक साथ लाने की कोशिश की। हम कन्नौज शहर के लिए हुई उस बड़ी जंग को देखेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे नए नए राज्य उभर रहे थे, उस दौर के समाज में क्या चल रहा था, और आखिर में समझेंगे कि इस युग ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक चीज से जिसने सब कुछ बदल दिया, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम। सोचिए क्या होता है जब एक साम्राज्य जो हर चीज को कंट्रोल करता था अचानक सीन से गायब हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा नक्शा जिस पर कोई सेंट्रल पावर है ही नहीं, एक साम्राज्य जो सदियों से स्थिरता का दूसरा नाम था, वो बिखर चुका है। उत्तर भारत अब एक ऐसी शतरंज की बिसात बन गया है जहां राजा ही गायब है और हर कोई अपने हिसाब से चाल चल रहा है। और सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा था वो ये था कि इस खाली सिंहासन पर अब कौन बैठेगा। और इस खालीपन को भरने के लिए दावेदार भी फौरन सामने आ गए। थानेसर से पुष्यभूति, कन्नौज में मौखरी, मालवा में परवर्ती गुप्त और बंगाल से गौड़। इनमें से हर कोई अपने अपने इलाके की एक बड़ी ताकत था और सबकी नजरें उसी एक सिंहासन पर थीं। सत्ता का वो महान खेल अब शुरू हो चुका था। और इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जिसकी चमक भले ही कुछ वक्त के लिए थी पर थी बहुत तेज। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की, वो इंसान जिसने भारत को एक झंडे के नीचे लाने की आखिरी बड़ी कोशिश की। 606 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे। फिर कई साल बाद 629 में उनके दरबार में एक बहुत खास मेहमान आया, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग। और उनके लिखे हुए किस्सों से ही हमें उस दौर के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। लेकिन जो भी ऊपर उठता है उसे नीचे भी आना होता है। 647 में हर्ष की मौत के साथ उनका एक अखंड साम्राज्य का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपने पीक पर हर्ष का साम्राज्य बहुत विशाल था। ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, जिसने पूरे उत्तर भारत को एक साथ बांध लिया था। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन अफसोस ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। लेकिन हर्ष सिर्फ एक लड़ाई लड़ने वाले राजा नहीं थे, वो कला और साहित्य के बहुत बड़े पारखी थे और खुद एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, और तो और उनके ही दरबार में बाणभट्ट जैसे महान लेखक थे जिन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्ष की मौत के बाद वो जो एक धागे में पिरोने का सपना था वो एक बार फिर टूट गया, और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर, कन्नौज के लिए महासंग्राम। एक ऐसा संघर्ष जो कई पीढ़ियों तक चला और जिसने पूरे भारत को अपनी आग में लपेट लिया। तो सवाल यह है कि भाई इस कन्नौज शहर में ऐसा क्या खास था? वो इसलिए क्योंकि कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सिंबल था, एक प्रतीक था सत्ता का। कन्नौज पर जिसका कब्जा, समझिए गंगा की उपजाऊ घाटी पर उसका कब्जा, और जो गंगा घाटी का मालिक वही उत्तर भारत का सम्राट। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर पहला बड़ा खिलाड़ी आया पश्चिम से, शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार राजवंश। उन्हें चुनौती देने के लिए पूर्व से आए पाल वंश, जिनका बंगाल और बिहार पर दबदबा था। और फिर इस खेल में एंट्री हुई तीसरे खिलाड़ी की, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दक्षिण से, डेक्कन से, शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य। उनके आने से यह साफ हो गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ उत्तर भारत की नहीं थी, इसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। कन्नौज पर कब्जे की ये जंग पता है कितने साल चली? लगभग 200 साल। सोचकर देखिए, कई पीढ़ियां सिर्फ एक शहर को हासिल करने के लिए लड़ती रहीं। लेकिन इस बड़ी लड़ाई के अलावा भी पूरे भारत में, समझिए खूबसूरत चादर की तरह, कई और छोटी बड़ी शक्तियां अपने अपने रंग भर रही थीं। जैसे कि बुंदेलखंड के चंदेल, जिन्होंने खजुराहो के वो शानदार मंदिर बनवाए,
या फिर मालवा के परमार, जिनका राजा भोज खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था, और राजस्थान के चौहान, जिनमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर हुए। मतलब हर इलाका अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी बना रहा था। तो चलिए अब राजाओं और लड़ाइयों से थोड़ा हटते हैं और ये देखते हैं कि इस दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, समाज और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आ रहे थे। इस दौर का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, वो था सामंतवाद। मतलब पावर अब किसी एक सेंटर में नहीं थी, वो बटी हुई थी। राजा अपने वफादार सरदारों, जिन्हें सामंत कहते थे, उनको सैन्य सेवा के बदले में जमीन दे देते थे। तो अब पावर जो थी वो सीधे जमीन से आ रही थी। अब जब पावर जमीन से आने लगी तो इसका असर इकोनॉमी पर भी दिखना था। इकोनॉमी पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट हो गई। जो बड़े बड़े शहर थे, जो दूर दराज का व्यापार था, वो सब कम हो गया। अधिकारियों और ब्राह्मणों को जमीनें दान में देने का चलन बहुत बढ़ गया था, और सरकार की कमाई का मुख्य जरिया था भाग, भोग और कर जैसे लैंड टैक्स। धर्म के मामले में भी काफी कुछ बदल रहा था। एक तरफ जहां बौद्ध धर्म का असर कम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म, खासतौर पर शिव और विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। जैन धर्म भी अपनी जगह बनाए हुए था, और साथ ही तंत्र जैसी नई साधनाएं भी उभर रही थीं। मतलब समाज में एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव चल रहा था। तो इन सैकड़ों सालों के झगड़ों और इस बिखराव का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सच में एक डार्क एज थी, जैसा कि कई लोग कहते हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारी कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि इस युग ने आने वाले मध्यकालीन भारत के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी। और सच यही है कि ये कोई अंधकार युग या डार्क एज नहीं था, बल्कि ये तो वो भट्टी थी जिसमें भारत की असली रीजनल पहचानें तैयार हो रही थीं। उनकी भाषाएं, उनके कल्चर, उनकी कला, सब कुछ इसी दौर में पनप रहा था। इसी दौर ने मध्यकालीन भारत की दुनिया की नींव रखी। तो अगली बार जब कोई इस युग को सिर्फ लड़ाई और अराजकता का समय कहे, तो याद रखिएगा कि इसी बिखराव से उस शानदार विविधता का जन्म हुआ जो आज भी भारत की असली पहचान है।